परसों सुबोध को फांसी होनी होती है। तभी जेलर साहब आते हैं और सुबोध को पूछते हैं, सुबोध तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब सुबोध यहाँ थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है, जेलर साहब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस अंतिम इच्छा को पूरा कर दें। और वो बोलता है कि मैं एक पूरी रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूँ। और इस बात को सुन के कहीं ना कहीं जेलर साहब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं। 20 साल के सर्विस पीरियड में इन्होंने ऐसा पहली बार देखा है कि जिस कैदी को 2 दिन बाद फांसी की सजा होने वाली है, जो मौत के झूले पे झूलने वाला है, वो कैदी आज ये कह रहा है कि मुझे एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारनी है, उसके साथ एक ही बिस्तर पे सोना है। अब लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है, इस इच्छा को जेलर साहब पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जेलर साहब इस सुबोध की खबर को इसकी पत्नी तक पहुंचवाते हैं। ये कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको भी दुख होगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर की। यहाँ तो दोस्त होते हैं सुबोध और प्रमोद। ये दोनों एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ पले बड़े होते हैं। और अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये दोनों एक कंपनी में सेट हो जाते हैं। ये यहाँ बहुत अच्छे तरीके से जॉब करने लग जाते हैं। और उसी कंपनी में एक लड़की होती है वंदना, जो सुबोध से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, सुबोध को अपना दिल दे बैठती है। और अब यहाँ इन दोनों का एक साथ घूमना फिरना, मिलना, उठना बैठना, हंसना खेलना, मतलब सब एक साथ हो गया था। अब जब कभी भी सुबोध अपना टिफिन लेकर जाता था तो इसके टिफिन से वंदना भी खा दिया करती थी। और जब कभी भी वंदना अपना टिफिन लेकर आती थी तो उसके टिफिन से सुबोध भी खा दिया करता था। मतलब ये कहें कि इन दोनों की दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी, ये कहें कि इनकी दोस्ती कहीं ना कहीं और लोगों को भी नजर आने लगी थी। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद, वो सुबोध को बोलता है, सुबोध भाई कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मेरी भी दोस्ती जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वंदना, उसके साथ हो जाए। लेकिन ये बात सुबोध को बड़ी ही बेकार लगी। इस चीज को सुनकर सुबोध के अंदर एक अलग ही तरीके की भावना जाग उठी प्रमोद के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर नहीं कर सकता। सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। अब सुबोध के मन में ऐसी फीलिंग्स थी कि गर्लफ्रेंड वो मेरी है तो मैं तुम्हारी उससे बात क्यों करवाऊं। अब सुबोध यहाँ साफ साफ प्रमोद को मना कर देता है कि देखो भाई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्ती तुमसे नहीं करवा सकता। और अब इस बात से कहीं ना कहीं प्रमोद नाराज भी हो जाता है और प्रमोद के मन में सुबोध के लिए एक जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है। अब एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। उस लड़की के मना करने के बावजूद भी उसके साथ हर वो काम करता है जो आमतौर पर एक लड़की नहीं चाहती। और हद तो तब हो जाती है जब वो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसको सुबोध के बेड पर जाकर सुला भी देता है और वहां से चुपचाप फरार हो जाता है। और फिर खुद जाकर पुलिस के पास पुलिस को खुद इन्फॉर्म कर देता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस जैसे ही सुबोध के रूम पे पहुंचती है तो वहां उन्हें सुबोध भी मिलता है। तो पुलिस इस बीच में सुबोध को दर्द दबोचती है। सुबोध इन सब को सोचने समझने पे मजबूर हो जाता है और वो ये सोचता है कि आखिर इसकी गर्लफ्रेंड वंदना की हत्या की किसने। तक कहा जाता है ना, जो मौका वारदात पे सबूत होता है, सबूत के बल पे ही सारी कार्रवाई होती है। तो पुलिस का भी सेम यही हाल था। उन्हें मौका वारदात पे सबूत उस कमरे में मिला था, इसीलिए सुबोध को पुलिस ने धर दबोचा। और अब पुलिस ने भी सबूत के बलबूते पे ये सारी कार्रवाई करना शुरू कर दी। और अब यहाँ सुबोध की गिरफ्तारी होती है, सुबोध को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरीके की कार्रवाई शुरू होती है सुबोध पर। अब इसी बीच वंदना की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आती है। इस बीच में ये पता चलता है कि वंदना के साथ पहले काफी ज्यादा गलत काम हुए हैं और उसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। अब जैसे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इस लड़की के साथ गलत काम हुआ है, इसकी हत्या हो चुकी है, तो सारे लोग रोड पे उतर आते हैं, कैंडल मार्च शुरू कर देते हैं। इस लड़के को फांसी हो, इसको फांसी पे लटकाया जाए, मतलब तमाम तरीके की बातें होना शुरू हो जाती हैं। जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी सोशल ग्रुप्स होते हैं, सारे लोगों की यही डिमांड होती है जल्दी से जल्दी सुबोध को फांसी हो। और अब होता भी यही है। सबूतों के आधार पर सुबोध को फांसी की सजा सुना दी जाती है। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है
और वो भी इस हद तक दोषी बना दिया जाता है कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाने की नौबत आ जाती है। अब परसों सुबोध की फांसी होनी होती है, तभी जेलर साहब सुबोध के पास पहुंचते हैं और सुबोध से पूछते हैं, सुबोध तुम्हारी परसों फांसी हो रही है, तो कानून के हिसाब से तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अब सुबोध थोड़ा सा चुप रहता है, फिर बोलता है कि साहब मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। अब जेलर साहब बोलते हैं सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब सुबोध यहाँ बोलता है कि मैं अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, एक ही बिस्तर पे। अब कहीं ना कहीं इस बात को सुनकर जेलर साहब सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो 20 साल के अपने सर्विस पीरियड में इस तरीके की कुछ चीज़ें पहली बार देख रहे थे। क्योंकि जो कैदी 2 दिन बाद फांसी के फंदे पर लटकने वाला था, वो इस तरीके की चीज़ों की डिमांड कर रहा है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है, तो जेलर साहब ने इनकी ये अंतिम इच्छा पूरी करने की मंजूरी दे दी। अब जेलर साहब इसकी इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये खबर सुबोध की पत्नी को पहुंचाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी इस अंतिम इच्छा को पूरा कर दो, तुम उसके साथ एक रात एक ही बिस्तर पे बिताओ। अब उसकी पत्नी घर से निकलती है और सोचती है चलो है तो वो मेरा ही पति, चाहे फिर वो दोषी हो या निर्दोषी हो, ये भी अंतिम इच्छा इनकी पूरी कर देते हैं। अब इतना सोचने के बाद सुबोध की पत्नी घर से निकल जाती है सुबोध की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए। अब जैसे ही सुबोध की पत्नी जेल में पहुंचती है, जेलर साहब सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं सुबोध के लिए। अब जेल के ही एक रूम में अच्छे से बेड लगाया जाता है, बिस्तर लगाया जाता है, और उसी रूम में सुबोध और सुबोध की पत्नी रुकने वाले थे। अब सुबोध को एक जनरल वार्ड से निकाल के एक बढ़िया से रूम में जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर एक बढ़िया डबल बेड लगा हुआ था और उसकी पत्नी उसका वहाँ इंतज़ार कर रही थी। अब लेकिन जेलर साहब ने इन दोनों की बातें रिकॉर्ड करने के लिए इस रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा रखा था, जिससे जेलर साहब इन दोनों की बातों को पता कर पाए। अब ये जो वॉइस रिकॉर्डर लगाया था इनके रूम में, इसका पूरा कंट्रोल जेलर साहब के हाथ में होता है। वो इन दोनों की बातचीत को अपने ऑफिस में बैठकर सुनने वाले थे और इन दोनों के रूम के बाहर 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिए गए थे। और अब जैसे ही सुबोध की पत्नी को सुबोध के पास भेजा जाता है, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोते हैं। अब 5-10 मिनट रोने के बाद सुबोध की पत्नी सुबोध से पूछती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया सुबोध, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? और वो सुबोध से ये भी पूछती है, सुबोध अगर तुमने मेरे अलावा किसी लड़की से प्यार किया तो तुमने उस लड़की को क्यों मारा? बहुत रोते बिलखते वो सुबोध से ये सारी बातें करती है। आखिर क्या कमी रह गई थी, क्यों मारा तुमने उस लड़की को, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार? अब उसका पति सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलना चालू करता है, तुम जिस बात के लिए मुझे बोल रही हो, जिस बात के लिए मुझे ये समाज ताने मार रहा है, जिस बात के लिए ये कानून मुझे सजा दे रहा है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और अब सुबोध अपनी पत्नी को ये भी बोलता है कि ये भारत का कानून है, ये सबूतों के बल पर गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाता है, इसीलिए मुझे भी फांसी की सजा सुनाई। तभी सुबोध की पत्नी पूछती है, आखिर क्या बात है, मुझे सच्चाई बताओ। अब इन दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन चल रही होती है, वो जेलर साहब के साथ साथ जेल के और भी कैदी और भी लोग बाहर बैठे सुन रहे होते हैं। अब सुबोध यहाँ बोलना शुरू करता है कि जहाँ मैं अपनी कंपनी में काम करता था, मैं और मेरा दोस्त प्रमोद, वहाँ एक लड़की हुआ करती थी वंदना, वो ही मेरी गर्लफ्रेंड थी। और दोस्ती यहाँ तक हो जाती है हम दोनों की कि वो मेरा टिफिन खा लिया करती थी, मैं उसका टिफिन खा लिया करता था, और बाकी कुछ नहीं था हम दोनों के बीच, बस यही एक छोटा सा अटैचमेंट था। अब सुबोध ये बातें अपनी पत्नी को बताता है और अब सुबोध की पत्नी सुबोध को पूछती है कि फिर क्या हुआ। अब सुबोध अपनी इस कहानी को बताना शुरू करता है। अब जेलर साहब, जेल में और भी जो कैदी थे, जेल के और भी लोग थे, जो बाहर रिकॉर्डेड वॉइस सिस्टम लगा था, वो इन दोनों की बातें सुन रहे थे। अब सुबोध अपनी पत्नी को बताता है कि वंदना उससे एक दिन ये कहा करती थी कि हम तुम्हारे रूम पे एक दिन जाना चाहते हैं, वहाँ बैठ के तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते हैं। अब सुबोध ये बोलता है कि मैं भी वंदना को मना नहीं कर पाया और मैंने भी वंदना को अपने रूम पे बुला लिया। और सुबोध अपनी पत्नी को ये भी बताता है कि मेरे रूम पे पहुंचने से पहले वहाँ प्रमोद था, मैं तो सब्जी लेने के लिए गया हुआ था। अब इस बीच प्रमोद ने
वंदना के साथ क्या किया क्या नहीं किया इसकी मुझे कोई खैर खबर नहीं है। लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आया था तब तक वंदना का मृत शरीर मेरे बिस्तर पे पड़ा हुआ था और वहां से प्रमोद फरार हो चुका था। और सुबोध अपनी पत्नी को ये भी बताता है कि इससे पहले मैं कुछ सोच समझ पाता, वहाँ पुलिस आती है और पुलिस मेरे को धर दबोच के जेल में ले जाती है, क्योंकि मौकाए वारदात पे वंदना की डेड बॉडी के पास मैं ही मिला था पुलिस को। इसी वजह से पुलिस मुझको बिना सोचे समझे गिरफ्तार करके ले जाती। और सुबोध अपनी पत्नी को ये भी बोलता है कि इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं न्यायालय, कानून ये सब मेरे खिलाफ थे। अब सुबोध की ये बात सुनकर उसकी पत्नी की भी आंखों में आंसू आ गए, सुबोध की भी आंखों में आंसू आ गए और ये दोनों काफी समय तक रोते रहे। और जेलर साहब जो अपने ऑफिस में बैठ के इन दोनों की बातें सुन रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा जो जेल का माहौल होता है वो कहीं ना कहीं एक गम भरे माहौल में बदल जाता है। अब सुबोध अपनी पत्नी को बताता है कि कहीं ना कहीं इस भारत का कानून ही अंधा है, क्योंकि मेरी प्रेजेंस वंदना की बॉडी के पास उनको मिली, तो इसी की वजह से उन्होंने मेरी कोई ऐद ना सुनी और मुझे गिरफ्तार कर लिया। और अब सुबोध अपनी पत्नी को ये बोलता है कि तुम घर निकल जाओ, बच्चों का ख्याल रखना। और साथ ही में सुबोध ये भी बोलता है कि इस बात का जिक्र हमारे बच्चों से मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी भारत के कानून पे से कहीं ना कहीं भरोसा हट जाएगा। अब इतना बोल करके सुबोध फिर से रोने लगता है और जैसे ही उसकी पत्नी रूम से बाहर निकलती है, पूरे जेल का माहौल एक गंभीर माहौल में बदल चुका था। उसकी पत्नी देखती है बॉडीगार्ड, जेलर, जेल के साथ साथ और भी लोग रो रहे होते हैं। अब जाते समय ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मतलब सुबोध अपनी पत्नी को देखता है और सुबोध की पत्नी सुबोध को देखती है। अब ये दोनों जब एक दूसरे को रोता हुआ देखते हैं तो उसकी पत्नी फिर से मुड़कर वापस सुबोध के पास आ जाती है और जैसे ही वो सुबोध के पास आती है वो सुबोध के पैरों में गिर पड़ती है और बोलती है, पति देव, ये मेरा आखिरी मिलन है आपके साथ, मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ 1-2 मिनट और रुकूं। अब जेलर इस बात की परमिशन देता है और बोलता है ठीक है मिल लो। अब सुबोध की पत्नी सुबोध को बोलती है, ये मेरा आखिरी मिलन है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और इतना बोलकर वो अपने घर चली जाती है। अब लेकिन कहीं ना कहीं जेल में जितने सारे लोग थे उनके पास ये खबर पहुंच जाती है और जेल में ये बातें होने लगती है कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार और इस निर्दोष को फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है। और अब जेलर साहब इस बीच में फिर से इस पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो उनके मन में एक बार फिर से ख्याल आता है कि आज फिर से एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है, मतलब आज फिर से एक निर्दोष को फांसी दी जा रही है। ये कानून और ये संविधान कहीं ना कहीं आज एक निर्दोष को फंसाने वाले हैं। और वहीं जेलर साहब सोचते हैं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरे होने ना होने का कोई फायदा ही नहीं है। अब जेलर साहब इस बात की चर्चा हायर लेवल के ऑफिसर से करते हैं, तभी सारे सामाजिक और राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है। उनकी ये रिकॉर्डिंग इन सबके सामने पेश की जाती है और इस रिकॉर्डिंग को चलाने के बाद सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भारत का कानून आखिर क्या करने जा रहा है। अब सुबोध की इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि आखिर इसका जो दोस्त है प्रमोद वो गुनहगार है, तो सुबोध को फांसी क्यों दी जा रही है। अब इस बात की चर्चा होती है कि सुबोध को रोका जाएगा और प्रमोद को फांसी दी जाएगी। और अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत बरी किया गया है। और इस बात को सुनकर सुबोध की पत्नी कहीं ना कहीं भारत के संविधान, भारत के कानून पर फिर से भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, सुबोध ने नहीं। सुबोध तो बेचारा बेकसूर था। अब परसों जो सुबोध को फांसी होनी थी उस फांसी को टाल करके पुलिस प्रमोद की तलाश में लग जाती है और प्रमोद को पकड़ के कोर्ट में ले जाती है। कोर्ट में प्रमोद की पेशी के बाद जज ये डिसाइड करते हैं कि प्रमोद को फांसी होगी। और कहीं ना कहीं भारत के कानून और संविधान पर भरोसा ना करने वाले लोगों का फिर से एक बार संविधान और भारत के कानून पर भरोसा अटूट बन जाता है और अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पे पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुबोध को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है।